हेलो बच्चों, जैसा कि मैग्नेटिज्म वाली यूनिट का टेस्ट हो चुका है। पेपर काफ़ी ट्रिकी था, कुछ बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी लगा। तो आज हम ये जानेंगे कि जब कभी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पेपर सिचुएशन बनती है हमारे सामने, तो हम कैसे लेयर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे हम वर्ड ट्रैप से बचेंगे और कैसे हम फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक उस समय इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं और उनको सीखिए भी। तो चलिए बच्चों, एक आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, जो काफ़ी बच्चों ने इस प्रॉब्लम को गलत कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम को मैं अटेंटिव प्रॉब्लम वाली कैटेगरी में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटेंशन ना देने की वजह से बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसलिए अटेंटिव प्रॉब्लम है ये। आपको देखना है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, तब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो बच्चों से गलत हो। यहाँ पर ट्रांसफार्मर बने हुए हैं और ट्रांसफार्मर में किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है। तो सिंपली बच्चों ने इसे सॉल्व करते हुए क्या किया, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कर लिया है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, प्रॉब्लम को गौर से पढ़ना है, ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या पूछा गया है। तो सिंपल सा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है, ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज कैलकुलेट ही करना है। प्राइमरी कॉइल में हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हैं 100 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 10 दे दिए गए हैं। सिंप्लीफाई किया गया तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आ गया 22 वोल्ट और बच्चे यही मारकर निकल गए, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमें एक बात पर ध्यान देना है कि उसने 7 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा है और जो आपने 22 वोल्ट कैलकुलेट किया है वो इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, जो अब दो हिस्सों में ड्रॉप करेगा। एक 15 किलो ओम के अक्रॉस उसका कुछ पार्ट ड्रॉप करेगा और कुछ ड्रॉप करेगा जाके 7 किलो ओम के अक्रॉस। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। अब वो सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में 22 वोल्ट गया है, दो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप किया है, तो व्हाट विल बी करंट इन सर्किट। करंट विल बी 22 डिवाइड बाई 15 प्लस 7 किलो ओम्स, दिस शुड बी इन वोल्ट। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 22/22 किलो ओम, दैट इज 10 टू द पावर +3 वोल्ट आ गया। सिंप्लीफाई किया गया तो आंसर आ गया 1 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। बट हमें तो कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस 7 किलो ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 7 किलो ओम हम निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, दिस करंट मल्टीप्लाइड बाय दैट रेजिस्टेंस 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू द पावर -3 इंटू 7 किलो ओम, दैट इज 10 टू द पावर +3, आंसर शुड बी 7 वोल्ट। अटेंशन ना देने की वजह से ये प्रॉब्लम आपका गलत हुआ। चलिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम है जो काफ़ी बच्चों का गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक LCR सर्किट है, वो बिहेव्स लाइक अ डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंपेयरिंग इट विद द फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर हैविंग डैम्पिंग कांस्टेंट बी, द करेक्ट इक्विवेलेंट वुड बी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है, चूंकि डैम्पिंग ऑसिलेशंस का है, बच्चों को लग सकता है सिलेबस में नहीं है, जाहिर सी बात है सिलेबस में है भी नहीं है डैम्पिंग ऑसिलेटर, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया सकता है बिकॉज LCR सर्किट इसमें कनेक्टेड है। तो हम पहले इस प्रॉब्लम का कोर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर वो ट्रिक जानेंगे जो एक फॉल्स ट्रिक की तरह से बिहेव करेगी इस प्रॉब्लम के लिए। कभी कभी वो ट्रिक्स हर जगह लग जाती है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो कह रहा है एक LCR सर्किट, तो व्हाट मीन्स ऑफ LCR सर्किट, L लगा है, C लगा है, R लगा है, एक L लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, एक रजिस्टर लगा है। तो इस सर्किट में अगर आप वोल्टेज ड्रॉप लिखने जाएं तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आप कैसे लिखेंगे। तो हमारा कहना होता है कि हम इस टोटल वोल्टेज ड्रॉप को लिखने वाले हैं VL प्लस VC प्लस VR इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखिए। आपको क्लास में मैंने बताया है कि डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं। तो जरा देखते हैं इसको। VL की वैल्यू क्या होगी, VL इज नथिंग बट L di/dt, माइनस यूज कर सकते हैं। VC इज -Q/C एंड VR इज -IR, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा इसे लिख लें तो हम इसे लिख सकते हैं L di/dt प्लस, रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, I इंटू R प्लस Q/C इज इक्वल्स टू 0। हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं L d2Q/dt2 प्लस R dQ/dt प्लस 1/C ऑफ Q इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से इसका पुट कर देते हैं तो कुछ कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए Q के टर्मों में डिफरेंशियल इक्वेशन है और जब ऑस्किलेशन आप पढ़ते हैं तो X के टर्मों में वो ऑस्किलेशन बनता है। जैसे अगर आप अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन लिखें, अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस, तो हम लिखेंगे d2x/dt2
इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इसको लिखते थे ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम लिखते थे, ऐसा ही कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहीं से ट्रिक आ जाएगी इसकी, एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, या हम इसको ऐसे लिख दें एम डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के एक्स की वैल्यू 0। देखिए अनडैम्प्ड ऑस्किलेटर है ये, तो यहाँ डी टू एक्स बाई डी टी टू के साथ m है और यहाँ पर तुम्हारा l है। उसी तरह से यहाँ x के साथ में k है और यहाँ q के साथ में 1/c है। तो एक एनालॉगी यहीं पर बैठ जाती है। लेकिन चूंकि हमें अनडैम्प्ड ऑस्किलेटर को इक्वेशन लिखना है तो हम उसको इसी तरह से लिख देंगे, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस जो होते हैं उसमें एक एडिशनल स्टेप भी इसमें जुड़ता है। वो क्या लिखा जाएगा, m डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस b डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स की वैल्यू 0। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इससे भी हमारा आंसर आ सकता था, m की वैल्यू हम किसके करस्पॉन्ड कर देंगे, l के करस्पॉन्ड कर देंगे, और k की वैल्यू हम किसके करस्पॉन्ड कर देंगे, 1/c के करस्पॉन्ड कर देंगे। तो डैम्प्ड वाले से आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा, बट अनडैम्प्ड ऑस्किलेटर से भी इसका इक्वेशन हमें मिल जाता। देखिए m l के करस्पॉन्ड कर रहा है, m l के करस्पॉन्ड दो ऑप्शंस में कर रहा है, a और d, पहला एलिमिनेशन हो गया। फिर दूसरा 1/c करस्पॉन्ड कर रहा है k के, या कह दीजिए c इज करस्पॉन्डिंग टू 1/k, तो ऑप्शन डी को ही हम मार देंगे, बाकी कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा अगर आप डैम्प्ड ऑस्किलेटर से इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो। कह रहा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं, वो कैरिंग करंट I1 एंड I2 जो एडजस्टेबल है, मतलब जिनकी वैल्यू की डायरेक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं, and are kept at distance d apart if the force F between the two wires is taken as positive when the wires repel each other and negative sign। देखिए पहला यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, कह रहे हैं कि जब दोनों वायर्स F दोनों के बीच में आपको क्या लेना है, जब पॉजिटिव लेना है, जब वो रिपल्सन दिखाए। तो पहला एनालिसिस यहाँ पर ले लें कि अगर I1 I2 रिपल्सन दिखा रहे हैं तो उस सिचुएशन में अब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को आप पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए I1 I2 क्या दिखाएं, रिपल्सन, तो फोर्स क्या चुनना है आपको, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर एक बात थोड़ा सा हमें याद करने वाली होगी कि दो पैरेलल वायर्स कब रिपल्सन दिखाते हैं, तो हम पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब इनके बीच में एंटी पैरेलल करंट्स होती हैं तो वो क्या दिखाते हैं, रिपल्सन दिखाते हैं। तो मतलब पहले वाले कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो अगर वायर्स इस तरह से हैं तो वो रिपल्सन दिखाएंगे। तो यहाँ चूंकि साइन का डिस्कशन होने लगा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि I1 I2 को आप नेगेटिव साइन असाइन कर दें, लेकिन I1 I2 नेगेटिव होने पर फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरा इन्होंने चुना है ऑप्शन, कह रहे हैं कि जब इनके बीच में नेगेटिव हो फोर्स, जब ये वायर क्या कर रहे हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्शन का मतलब है कि I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि दो पैरेलल करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो वो क्या दिखाती हैं, अट्रैक्शन। तो अब उसे हम क्या मान लेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का मैटर चल रहा है यहाँ पर, तो सेम डायरेक्शन वाली चीज़ों को तो आप पॉजिटिव ही लेंगे। आइदर वो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, आइदर वो नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा उनका क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो उस सिचुएशन में फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इस दोनों डिटेल का इस्तेमाल आप करें तो उस सिचुएशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब I1 I2 मतलब I1 I2 वाला हिस्सा नेगेटिव है तो फोर्स वाला हिस्सा पॉजिटिव है, और जब I1 I2 वाला प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फोर्स वाला हिस्सा नेगेटिव है। ऐसा ऑप्शन चुनते हैं तो ऑप्शन डी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ग्राफ हमें इनमें से चुनना है। कह रहे हैं I1 I2 पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, I1 I2 नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव, मतलब सॉरी I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव है, I1 I2 नेगेटिव है तो भी फोर्स पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं माना जा सकता। यहाँ पर कह रहे हैं कि I1 I2 जो है वो तुम्हारा क्या है, I1 I2 पॉजिटिव होने पर फोर्स नेगेटिव है, I1 I2 नेगेटिव होने पर भी फोर्स नेगेटिव है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो कह रहे हैं I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव है, और I1 I2 नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए पर आते हैं तो कह रहा है कि I1 I2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, और I1 I2 अगर तुम्हारा नेगेटिव जा रहा है फोर्स पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारी कंडीशंस को या क्वेश्चन की कंडीशंस को जो फेवर कर रहा है वो ऑप्शन ए आता है। ना इसमें हम इक्वेशन बनाने वाले हैं ना कुछ बनाने वाले हैं, खाली डायरेक्शन देखने वाले हैं। लिनियरिटी की बात कही जाए तो फॉर्मूला फिर आपको रखना होगा F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। देखा जाए तो इसमें वही फॉर्मूला लगना है, म्यू नॉट I1 I2 2πd। मान लो कोई रिलेट करता हो प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेट लाइन या पैराबोला वाला खेल होता, तो स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से सुनते कि I1 I2 एक वेरिएबल हो गया है, फोर्स एक तरफ वेरिएबल है, दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों लोग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम एक
कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे डेटा का यूज किया जा रहा है जो आपको खुद ड्रॉ करना है, फिगर एक ड्रॉ करना है, चाहे इमेजिन करें चाहे ड्रॉ करें। सबसे अच्छा उपाय होता है कि उसे ड्रॉ कर लें। इमेजिनेशन से अच्छा है कि उसे आप ड्रॉ कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्लियरिटी होती है, दोबारा डेटा को फिर से एक तरह से मैनेज नहीं करना होता है कहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो इमेजिन करने से अच्छा है उसे ड्रॉ कर लें, अच्छा उपाय रहता है। बस इस तरह की प्रॉब्लम को ड्राइंग कैसे की जाए, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है जो अभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम कहता जाए वो करते जाइए, मतलब उसके फ्लो के साथ आप भी फ्लो करिए। मतलब पहली लाइन में जो स्टेटमेंट चुने वो स्टेटमेंट आप बनाते जाएं, एक रॉ डायग्राम बना लेंगे तो आपसे इस तरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ दिनों में स्टार्ट होंगी, लेकिन आपको करने के लिए ट्राई करना होगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि स्क्वायर लूप है जिसका साइड 2a है। देखिए 2a के साथ में आप समझ लीजिएगा 2a गलती करा सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो कैरिंग करंट है I, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। केप्ट इन एक्सजेट प्लेन, अब एक्सजेट प्लेन में आपको एक स्क्वायर लूप इमेजिन करना है। तो एक्सजेट प्लेन आप जानते हैं किधर की तरफ होता है। हमने एक स्क्वायर लूप डिजाइन कर लिया, चलिए एक स्क्वायर लूप बना लेते हैं। इसका सेंटर ओरिजिन मान लीजिए, तो ये कुछ ऐसे ओरिजिन सेंटर हमने बना दिया भाई। ये एक्स प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया। एक्सजेट प्लेन में हमारा लूप मौजूद है। अब कह रहे हैं कि अगला जो स्टेटमेंट वो चुन रहे हैं, कह रहे हैं कि एक और कोई लॉन्ग वायर है जो कि I करंट रखा हुआ है और उस जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये जो जेड एक्सिस है इधर की तरफ, याद रखिएगा जेड एक्सिस इधर नहीं होता, इधर ड्रॉ होता है 2D में, जेड एक्सिस होता बाहर की तरफ है। तो अब उस सिचुएशन में कह रहा है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, इसी पॉइंट 0, B, 0 से जाता हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच उसने लिया है कि कोई वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ कहीं पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, याद रखिएगा इंटरसेप्शन हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ से एक जाता हुआ आप तार खींच दें जो कि इधर ही की तरफ, इस प्लेन में जेड एक्सिस की तरफ ही जाए। करंट की डायरेक्शन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि कोई डायरेक्शन पे चर्चा ही नहीं कर रहा है वो। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस तरह से हमारे पास करंट का एक लूप हो गया है, एक वायर हो गया है। अब हमसे पूछा गया है कि वो फाइनल आउटकम पे आ रहा है कि क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन लूप अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर जो लूप रखा है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर था, जिसका साइड 2a था, उस पर आखिर टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क निकालने वाले बच्चे जब टॉर्क निकालते हैं तो आपको एक बात पता होगा कि टॉर्क ऑन लूप, तो टाउ का फॉर्मूला लिखते हैं, टाउ इज नथिंग बट mb साइन थीटा। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको प्रोवेक्टर्स मिल जाए तो m क्रॉस b लगा देना है। कॉन्सेप्ट ये हम यूज करेंगे। m का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप हमारा रखा है। किसी को और आसान करना हो तो वो लिख देगा IAB साइन थीटा, और आसान हो गया। लूप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स रख दीजिए यहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है नहीं तो उसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अब यहाँ पर I जो है उस लूप में करंट है, A उस लूप का एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है जिस लूप में वो रखा हुआ है, और साइन थीटा वो एंगल है जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप काम करते हैं, कह रहे हैं कि टॉर्क निकालिए। तो हम टॉर्क के लिए I पता कर लेते हैं, I तो I है। एरिया ऑफ लूप पता कर लें तो 2a का होल स्क्वायर है, तो बड़ा आसान हो रहा है 4a स्क्वायर। बस मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड तो कौन प्रोड्यूस करेगा। अब ये लूप पे अगर टॉर्क निकालना है तो ये लूप अपने ही मैग्नेटिक फील्ड से तो टॉर्क लगा नहीं लेगा, इसको लिए कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तार है वही यहाँ पर क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तार का मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना होगा, तो तार के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होने वाला है, μ0I/2π और इस तार से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पर देखिए इस तार से अगर दूरी निकाली जाए तो ये तार की दूरी इन्होंने b दे दी है सेंटर से, इंटरसेप्ट कह रहे थे 0, B, 0 पर, और कह रहे हैं कि b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। देखिए कोई इंफॉर्मेशन बेकार में नहीं दी होती है, उसका अपना एक सेंस होता है। तो अगर बहुत बड़ा है ये उससे बाहर है तो इस सेंटर पे जो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो μ0I/2πb हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट समझ लीजिए, चूंकि तार बहुत दूर है तो तार के लिए जो लूप है वो बहुत छोटा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा तो पॉइंट लाइक दिखेगा, मतलब इस लूप के हर पॉइंट पर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अब दूसरा सवाल है वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा होगा। तो जरा देखिए तार बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस पर है, हमने मान लिया है, अंगूठा आपने घुमाया इधर की तरफ गया, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पर वो कुछ दूसरी डायरेक्शन में जनरेट होगा जो कि इस तरह की होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसका एरिया वेक्टर निकाला जाए तो एरिया वेक्टर भी देखा जाए तो इसका ऊपर ही की तरफ जाने वाला है इस लूप का। दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, याद रखिएगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल हो गया तो साइन थीटा का झंझट खत्म हो गया और टाउ का एक्सप्रेशन आ गया हमारे सामने। देखिए टाउ की वैल्यू क्या आएगी, टाउ इज इक्वल्स टू m दैट इज I इंटू ए, I एरिया 2a का होल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πb,
और sin 90, तीनों टर्म्स आपको निकालने हैं। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i 4a²। मज़ेदार बात है कि उसमें भी करंट आई है तो उसको भी आई कर देते हैं, 2πb हो गया, sin 91 हो गया। और आंसर देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया, μ0 I² 4a² एंड दिस इज 2πb। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 कर दीजिए और यहाँ देखिए 2μ0 I² a²/πb। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना, उसके लिए एरिया निकालना आसान सा है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना थोड़ा ट्रिकी है, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप में रहेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सोचने वाली बात उस समय होगी। फिर थीटा को डिसाइड करना, एक तीसरा चैलेंज आएगा। तो इन 3 चैलेंजेस को अगर आप पार कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन वाइज इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज डीप। तो चलिए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम एक थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करती है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कितना डीपली जानते हैं। और ये किसी एग्जाम में जिसमें मल्टीपल राइट आंसर्स नहीं आते हैं, वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने का एक तरीका भी है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें 2 सही हैं, तो एक तरह से इसमें मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो गए। तो इसको ध्यान से समझना है और ऐसे फ्लो में करना है कि एक बार में ही आंसर निकल आए। तो इसको हम डालेंगे किसमें, थिंकिंग बेस्ड। कितना डीपली आप सोच सकते हैं उस तरह से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है, सॉल्व आपसे कराया जा रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो चुनने का है, कह रहे हैं पहले लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर ओमेगा आर की बात करें, फिर ओमेगा आर की बात करें। तो ओमेगा आर वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा आसान है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उससे कम और उससे ज़्यादा पर तो बाद में चर्चा होगी। तो पहले एट ओमेगा आर पे जो चर्चा कर रहा है उसकी बात करते हैं। अच्छा, सी ऑप्शन कह रहा है कि एट ओमेगा आर इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है एट ओमेगा आर इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज 0। तो इन दोनों ऑप्शन को आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो सी वाली बात को पहले चेक कर लेते हैं, भाई सी वाली बात सही है कि नहीं है। तो उसका एनालिसिस चलिए करते हैं। तो एनालिसिस इसका हमें क्या कहता है, जरा देखिए। कह रहे हैं एट ओमेगा आर, है ना, आपकी जानकारी है कि ओमेगा आर पर जेड जो है वो मिनिमम होता है और इज इक्वल्स टू आर होता है ना, आपकी ये जानकारी है। ये एक तरह से देखिए वो पावर ड्रॉप वाला ग्राफ बना हुआ है जिसमें पावर ड्रॉप होता था एलसीआर सर्किट के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर ड्रॉप मैक्सिमम होता था। तो अब यहाँ पर देखा जाए वो यही चीज बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सी ऑप्शन देखिए, इंपेडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ऑप्शन सी सही हो गया। अगर ऑप्शन सी सही हो गया तो डी वाला ऑप्शन तो गलत होना निश्चित है। तो सी और डी में एलिमिनेशन हो चुका है कि सी वाला ऑप्शन सही है और डी वाला ऑप्शन गलत है। तो अगर करेक्ट चूज करना हो तो सी वाला 2 जगहों पर है, यानी कि पहला और दूसरा हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब ऑप्शन बचता है ए या सी या बी और सी। ए और बी में जाना ही जाना है, आपको मजबूरी आ गई आपकी। तो कह रहे हैं कि ओमेगा आर, अब दूसरा इंफॉर्मेशन चलिए याद करते हैं क्या है। अब वो कह रहा है पहले और बाद की बात कर रहा है। तो ओमेगा आर जब होता है मतलब रेजोनेंस की बात कही जाती है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को आर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा जो हमारी है वो ओमेगा आर से क्या हो जाए, याद रखिएगा, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, तो बड़ी दिक्कत है। अब हम पढ़ रहे थे कि एट ओमेगा आर एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। अब इसमें ऐसे समझिए ये ओमेगा एल है और ये 1/ओमेगा सी है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। लेकिन जरा सोचिए अगर ओमेगा कम हो जाए, है ना, ओमेगा डिक्रीज करे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन डिक्रीज करेगा, एक्सएल डिक्रीज करेगा। अब एक्सएल डिक्रीज किया तो एक्सी चूंकि इन्वर्सली रिलेटेड है तो एक्सी इंक्रीज कर जाएगा। एक्सी इंक्रीज कर जाएगा तो देखिए सर्किट में कैपेसिटेंस इफेक्टिव हो जाएगा। कैपेसिटेंस इफेक्टिव हो जाएगा तो अगर ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो तो कैपेसिटेंस विल बी इफेक्टिव, और फिर उसको हम कहेंगे कि वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है, कैपेसिटिव, है ना। तो अब ये ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर के लिए ऑप्शन ए चुना जा रहा है। टू द लेफ्ट, इधर की तरफ ओमेगा कम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया, करेक्ट। टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा, वो तो पहले स्टेटमेंट का कंट्राडिक्टरी है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, पहला और सी ऑप्शन हम सही चुनेंगे और इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखिए प्योरली थिंकिंग बेस्ड था, कुछ करना नहीं था, एक एनालिसिस करना था और हमें आंसर मिल जाता। तो देखिए बच्चों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कॉइल है जिसका एरिया है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसको किसी कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। अब उसमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई है और उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड ई है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल से पैरेलल है तो उस सिचुएशन में आपको फाई और ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉब्लम कंपैरेटिवली आसान है।
बच्चे थोड़ा सा इसको इमेजिन नहीं कर पाए शायद, इस लाइन में वो फंसे हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल में। तो याद रखिएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल वाला मैटर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, डेडली है। तो अभी सिचुएशन में देखा जाए पहले यही समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो एक कॉइल ले लेते हैं, कॉइल का प्लेन चुन लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को उसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। तो जिधर प्लेन होगा उसी डायरेक्शन में आपको क्या डिजाइन कर देना है, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन कर देना है। तो पहला यही पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिएंटेड है। उस सिचुएशन में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना आ गया, π/2। तो थीटा π/2 विच इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा थीटा यहाँ पर वेरिएबल भी है ऑल्सो, हमेशा नहीं है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, लेकिन इस इंस्टेंट पर एट गिवन इंस्टेंट ऐसा हो रहा है कि वो π/2 के बराबर हो गया है। तो अगर ऐसा हो गया है तो फाई की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, फाई की वैल्यू लिखने वाले हैं आप NBA cos ओमेगा टी, और इस बार वो ओमेगा टी है जिसे थीटा कह रहे हैं वो 90 डिग्री है, तो NBA cos 90 हमने रख दिया। cos 90 की वैल्यू 0 होने वाली है, इसलिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद रखिएगा 0। अगर फाई 0 आ गया तो उस सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगा। अब EMF की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो ऐसे केस में EMF हो जाएगा NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी, जैसा कि हम लोग इस EMF को डिफरेंशिएट करके सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा और साइन 90 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है NBA ओमेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF एंड फ्लक्स फॉर दिस सिचुएशन। प्रॉब्लम काफी आसान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस होना चाहिए। देखिए इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये भी आसान है, EMF का है, EMI का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। कह रहे हैं कि कोई लूप है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये आपके लिए परेशानी वाली बात है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो k एक्सिस पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाली है। वेलोसिटी है जो कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं फंस रही है। इंड्यूस्ड EMF निकालना है किसी लूप में। अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है और लूप हमारा इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो एजेस हैं वही क्या करेंगे, याद रखिएगा, इसको काटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं पर EMF इंड्यूस होने वाला है, इनको नाम कर देते हैं AB कर देते हैं, CD कर देते हैं, और ये जो B और C और CD आर्म AD आर्म है वो बेकार हो गई, नो इंडक्शन वो पहले ही खत्म हो गई क्योंकि वो फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रही हैं। नो इंडक्शन इन BC एंड AD, तो इनको पहले खत्म करो। अब AB और CD की बात करते हैं, तो फॉर एज AB वाले एज की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है क्योंकि उसमें x बराबर आपको 0 पुट करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो इंड्यूस्ड EMF भी क्या हो गया, 0। याद रखिएगा स्टेप्स को समझिए, ये चीज सोचना आपको सीखना है। अब अगली सिचुएशन आती है हमारे पास CD पार्ट के लिए, फॉर एज CD के लिए। तो CD वाले एज के लिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर हम करें B0 x इज D/A k कैप। अगर ऐसा हो जाता है तो सिचुएशन में हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी, वेलोसिटी इज नथिंग बट V0 I कैप। वेलोसिटी अगर हमारी V0 I कैप हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम इसका EMF इंड्यूस कैसे निकालेंगे, EMF विल बी BV और L। B है B0 D/A, वेलोसिटी V0 हो गई और L की वैल्यू यहां रखेंगे D। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया जरा देखिए, B0 D² V0/A। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि पहली वाली आर्म में होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वाली आर्म में होगा नहीं, एक ही आर्म में जो EMF होगा वो इस ओवरऑल लूप में इंड्यूस होने वाला EMF बन जाएगा। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये प्रॉब्लम काफी इजी है, इस पेपर में होने वाले सबसे इजी प्रॉब्लम में से एक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। अटेंशन ध्यान देने वाली बात वाली आ रही है कि AC है, एमीटर है, उसको कनेक्ट किया गया है AC सर्किट से। AC एमीटर क्या रीड करेगा ये सवाल है, सर्किट में करंट का सवाल नहीं पूछा है, उसने कहा है कि क्या रीड करेगा हमारा AC एमीटर। तो अगर एमीटर की रीडिंग निकालनी है मतलब करंट निकालना है, करंट निकालने में यहां पर पहले ही पॉइंट समझ लेते हैं कि AC एमीटर क्या रीड करता है, AC एमीटर रीड्स RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो अब किसी तरह से हमें इस सर्किट की RMS वैल्यू निकालनी है। अब IRMS का फॉर्मूला अगर हमें याद करना हो तो हम क्या लिखेंगे, IRMS इक्वल्स टू VRMS बाई R XL XC या Z। तो इस केस में इंडक्टिव सर्किट है तो XL,
यानी कि हमारी नीड क्या है, हमें VRMS चाहिए, एक्सेल चाहिए, मतलब एक करंट में फॉर्मूला है जो निकालना है, उसकी बात हम करें तो VRMS कहाँ निकाला जाएगा और एक्सेल कैसे निकाला जाएगा। एक्सेल के लिए ओमेगा चाहिए, एल चाहिए, और VRMS तो सीधा कंपेयर करके निकल आएगा। तो अगर हम इसका कंपेरिजन स्टार्ट करें 440 साइन 100 पाई टी से, तो यहाँ पर देखा जाए तो ई नॉट की वैल्यू 440 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई। कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर किया जा रहा है इसको। तो अगर ऐसा किया जाता है तो अब हमारे पास चाहे तो ई आर एम एस हम निकाल सकते हैं, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू दैट इज 440 बाई रूट टू। हमें ई आर एम एस मिल गया या वी आर एम एस मिल गया। ओमेगा से एक्सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा इंटू एल दैट इज 100 पाई और रूट टू बाई पाई, सिंप्लीफाई किया गया, दिस इज 100 रूट टू। ऐसा होता है तो हम आई आर एम एस फाइंड आउट कर सकते होंगे। आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई एक्सेल। वी आर एम एस कितना है जरा देखिए, वी आर एम एस हमने निकाला है 440 बाई रूट टू, प्रोडक्ट कर लीजिए 100 रूट टू से, सिंप्लीफाई कीजिए 440 बाई 200, 0 0 डेसिमल, और फाइनल आंसर आया 2.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों लोग। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ों का यूज किया गया है। कह रहे हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आर है, जो कि टाइम डिपेंडेंट करंट जिसमें फ्लो कर रही है। एक रिंग है जिसका रेडियस 2r है, उसको कोएक्सियली रखा गया है, कह रहे हैं किसी टाइम इंटरवल 0 से 1 सेकंड के बीच में। अब कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रिंग में चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा, ऐसा कोई सवाल इन्होंने पूछने की कोशिश की है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जरा देखिए, अगर ये सोलेनॉइड के अंदर हमारी वो रिंग रखी हुई है तो, और सोलेनॉइड में के बाहर करंट बदल रही है, सोलेनॉइड में करंट बदल रही है, तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब रिंग के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस सिचुएशन में ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। तो उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले निकालते हैं करंट, करंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं आई टी, दिस इज नथिंग बट आई नॉट, टी को अंदर भेजते हैं माइनस टी स्क्वायर। अगर करंट ऐसा है तो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यू नॉट एन आई होता है, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट एन, दिस इज आई नॉट एन टी माइनस टी स्क्वायर। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किसी रिंग के में अप्लाई किया गया है, तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो उस सिचुएशन में इसमें जो ईएमएफ या फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, फाई, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, को एक्सिली रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, एन आई टी माइनस टी स्क्वायर, रिंग है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इसका 1 मान लिया गया, और एरिया की वैल्यू रखेंगे तो रिंग को सर्कुलर शेप मानेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर कर देंगे और हमारा कॉस 0 कर देंगे, को एक्सियल में 0 डिग्री हो जाता है, तो बाकी सबको कांस्टेंट कर देंगे और ये टी माइनस टी स्क्वायर कर देंगे, तो फाई की वैल्यू ये आ गई। अगर ऐसा होता है तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज बराबर नथिंग बट माइनस डी फाई बाई डी टी। उस रिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, माइनस के, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस के, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 2t। तो देखिए वोल्टेज हमारे सामने दिख रहा है, वोल्टेज की वैल्यू आ गई माइनस के 1 माइनस 2t। अब सबसे पहला सवाल है कि हम वोल्टेज को मैक्सिमम या जीरो के लिए चेक करने वाले हैं, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन में वी आर की मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है और दो ऑप्शन में वी आर को जीरो करने की बात कही गई है। तो वी आर को जीरो, देखिए जीरो वाला टर्म सबसे आसान हो जाता है, कुछ करना नहीं तो पहले वी आर को जीरो करते हैं, तो वी आर को जीरो करते हैं, तो वी आर जीरो करने पर देखिए हमारा ये 1 माइनस 2t टर्म जीरो हो जाएगा, जो कि कह रहा है t की वैल्यू 1/2 या 0.5 सेकंड। तो एक तो बात क्लियर हो जाती है कि वोल्टेज हमारा 0.5 सेकंड पे जीरो हो जाएगा। तो 0.5 सेकंड पर जीरो हो गया तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल हो गया, मैक्सिमम नहीं होने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि करंट, अच्छा अब एक एनालिसिस हो गया तो करंट के बारे में चर्चा की जा सकती है। अगर t की वैल्यू जरा सोचिए, t की वैल्यू 1/2 से ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू जरा सोचिए 1/2 ज्यादा, मतलब 1 मान लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, तो 2 इंटू 1 दैट इज -2। अब यहाँ माइनस और ये वाला माइनस 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 मिलकर प्लस हो गया, मतलब डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई, तो डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल नेगेटिव, वोल्टेज which invert the direction of current। तो डायरेक्शन इसमें वोल्टेज की क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, चेंज हो जाएगी।
तो चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है, ये प्रॉब्लम कहना चाह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका डिफ्लेक्शन जबकि K1 क्लोज है तो और K2 ओपन है तो थीटा नॉट है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया गया है वास्तव में ये डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू के बारे में रेफरेंस दे रहा है। फिर कह रहे हैं कि जब K2 को भी क्लोज कर दिया जाए तो R2 के साथ में ये R2 को जब 5 ओम रखा जाए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा नॉट बाई 5 हो जाता है। मतलब करंट एक तरह से देखा जाए तो घट गई है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इस डिटेल के साथ में आपको निकालना है। तो सबसे पहली चीज आप I1 लिख लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाका तैयार करें कि हमें दो कंडीशंस बनानी है, उनका सोल्यूशन किसी तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे सकता है। तो पहले I1 जो करेस्पॉन्ड कर रहा है वो किसके करेस्पॉन्ड कर रहा है, याद रखिएगा थीटा नॉट के। और I2 अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, I अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो है वो थीटा नॉट बाई 5 है। ये करेस्पॉन्ड कर रहा है एक तरह से देखा जाए, उतना है नहीं लेकिन डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग उसे आप वही मान सकते हैं कि इतना करंट उसमें जा रहा है। तो अगर हम लिखना चाहें तो बस ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट केस में गैल्वेनोमीटर से जो है वो K थीटा नॉट है करंट, और सेकेंड केस में जो गैल्वेनोमीटर से है वो K थीटा नॉट बाई 5 है। देखिए एरर पॉइंट क्या हो सकता है, हम इसको दूसरे केस में सर्किट की करंट मान लें। याद रखिएगा जो डिटेल दी गई है वो यहाँ से जाने वाले करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। दूसरी कंडीशन में ये किलिंग हो सकता है, आपका प्रॉब्लम गलत करा सकता है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला सर्किट है ही नहीं। सर्किट में ऐसा देखते हैं जब K2 ओपन है तो R2 वहां पर ओपन आर्म हो गई, R2 वहां पर लगा नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, या पहली बार जो सर्किट में करंट है वो कितनी है, इसको जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये चीज देखते हैं। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। पहली बार में तो टोटल रेजिस्टेंस बस गैल्वेनोमीटर का ही जुड़ा हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस I1 की वैल्यू हम चाहें तो थीटा नॉट या K थीटा नॉट भी रिप्लेस कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रिप्लेस करेंगे। अब I2 सेकेंड केस में देखते हैं। तो सेकेंड केस को सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि सेकेंड केस में सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा R1 है, ऊपर की तरफ R2 इन्वॉल्व हो गया है, नीचे की तरफ R गैल्वेनोमीटर इन्वॉल्व है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। सारी कीज को मैंने कनेक्ट कर दिया है, वोल्टेज लगा दिया है, यहाँ RG बना दिया है। R2 की वैल्यू 5 कह रहे हैं और R1 की वैल्यू 220 कह रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो जहाँ पर रीडिंग की बात कही गई है वो I2G ये दी गई। अब I2G आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे सिंपल सी क्लासिकल किरचॉफ्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस तरह से हम इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर एक करंट रजिस्टर हुआ, यहाँ दूसरा रजिस्टर हुआ जो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो उसकी वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगा R1 एंड दिस इज R डैश विच इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाई एडिशन। आपने पैरेलल सर्किट बहुत सारे सॉल्व किए हैं, 5 + RG। अब यहाँ पर वोल्टेज ये हो गया। तो इस सर्किट में करंट क्या होगी, याद रखिएगा करंट इन दिस सर्किट, करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में अगर हमें करंट की बात कहा जाए तो कैसे आप निकालेंगे, जरा देखिए। I2 विच इज इक्वल टू वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 + R डैश। अब इस करंट को देखा जाए तो इस पूरे आर्म से पास आउट कर रही होगी। तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R डैश, जो 5 और R2, 5 मतलब R2 और RG का इक्विवेलेंट है। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आप निकालेंगे तो क्या लिखेगा बताइए, I2 × R डैश। अगर हमें ये वोल्टेज मिल जाए, सारी वैल्यूज को हम बाद में पुट करेंगे, अगर हमें ये वोल्टेज मिल जाए तो हम क्या करेंगे जरा देखिए, हम निकाल पाएंगे कि व्हाट इज द करंट इन दिस RG, क्योंकि जो VR डैश है वो यहाँ ड्रॉप कर रहा है। तो करंट इन I2G अगर हमसे निकालने को कहेगा तो हम लिखेंगे V डैश R डिवाइड बाई RG। यहाँ पर वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस डिवाइड कर दे तो R2G की वैल्यू आ जाएगी जो प्रॉब्लम में दिया है। तो देखिए R2 नहीं दिया था, बच्चों की गलती यही हुई है टेस्ट में, जिन बच्चों ने एनालिसिस किया है कि वो R2 निकाल दे रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने चाहेंगे तो क्या रहेगा जरा देखिए, वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए। V2 दैट इज V अपान R1 + R डैश। याद रखिएगा R डैश की वैल्यू क्या है, इंटू R डैश, दिस इज V R डैश की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई आप कर दीजिए किसकी, RG से इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं, V डिवाइड बाई R1 इज नथिंग बट 220, R डैश इज 5 टाइम्स ऑफ RG डिवाइड बाई 5 + RG इंटू R डैश, यही पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, 5RG डिवाइड बाई 5 + RG इंटू RG। देखिए RG से RG कैंसिल आउट हो गया, और I2G की वैल्यू हमारे सामने दिख रही है, V डिवाइड बाई 220 + 5RG डिवाइड बाई 5 + RG इंटू 5 डिवाइड बाई 5 + RG। तो इस तरह से हमें I2G की वैल्यू मिली। इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, एक I1 हो गया और एक I2 हो गया।
इस तरह से देखिए हम I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि I1 और I2 हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका फाइनल सोल्यूशन बनाने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करें, इसको हमने I1 लिखा है, याद रखिएगा I1 और I2 की वैल्यूज देख लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे। I1 इज V बाई R1 प्लस RG और I2 की वैल्यू है कुछ ये वाला टर्म। तो इसको थोड़ा देखते रहेंगे क्योंकि ये टर्म कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है। तो देखते हैं भाई, फ्रॉम 1 वेयर I1 V डिवाइड बाय R1 प्लस RG that is V divided by 220 plus RG which is equal to K times of theta naught। इक्वेशन नंबर 1 पे हमने रखा I2G, याद रखिएगा I1G यहाँ पर लिखा क्या गया है, V डिवाइड बाई 220 प्लस 5 RG डिवाइड बाई 5 प्लस RG इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस RG विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ थीटा नॉट बाई 5। इक्वेशन नंबर 2। अब इस 1 और 2 को हम सॉल्व करते हुए क्या बना सकते हैं, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा इस क्लिंचनेस को हम और सॉल्व करें और के थीटा की वैल्यू रख दें। आप चाहे तो दोनों स्टेप एक साथ में कर सकते हैं। राइट हैंड में इसको, लेफ्ट हैंड में इसको रख लें, राइट हैंड में इसकी वैल्यू पुट कर दें और सोल्यूशन फाइनल बना सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर देखें, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 में हम क्या करेंगे, के थीटा की बस वैल्यू उठा के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखते हैं, वी एलसीएम ले लीजिए, 220 5 प्लस RG 5 RG डिवाइड बाई 5 प्लस RG इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस RG, 5 प्लस RG से 5 प्लस RG को कैंसिल आउट करें, इज इक्वल्स टू के थीटा 1/5 V डिवाइड बाई 220 प्लस RG। देखिए V से V को भी आप क्या करें, टाटा बाय बाय, कैंसिल आउट कर दिया हमने। फाइनल सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, 5 डिवाइड बाई 220 इंटू 5 1100 प्लस 220 ऑफ RG प्लस 5 ऑफ RG इज इक्वल्स टू 1/5 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 220 प्लस RG। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 5 से इधर चले गए, 5 इंटू 5 220 प्लस RG इज इक्वल्स टू 1100 प्लस 225 ऑफ RG। अंदर मल्टीप्लाई करें, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 25 ऑफ RG इज इक्वल्स टू 1100 प्लस 225 ऑफ RG। सॉल्व किया गया, देखिए कितना आया, 5500 माइनस 1100 इज इक्वल्स टू माइनस 1100 इज इक्वल्स टू 225 ऑफ RG माइनस 25 ऑफ RG। सिंप्लीफाई किया गया तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 4400 इज इक्वल्स टू 200 ऑफ RG एंड RG इज नथिंग बट 4400 डिवाइड बाई 200, सिंप्लीफाई करने पर 22 ओम। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हैं। इसको कलर कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में बस हमें पहले और दूसरे स्टेप में ध्यान रखना है और हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे इसमें जो डिटेल दी गई है वो गैल्वेनोमीटर के करंट की डिटेल दी गई है, ना कि दोनों सर्किट में करंट्स दी गई है। जिन बच्चों ने गलत किया है इसी स्टेप पर इसमें गलती की है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो आपके अटेंशन के लिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है करंट का, बच्चों ने ट्राई किया है, अच्छा इसमें रिस्पांस आया है बच्चों का, बच्चे इस ट्रिक को पकड़ पाए हैं कि क्या इसमें किया गया था। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन चूंकि एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रख लिया है अपने पास। इसमें कह रहे हैं कि 2 वायर हैं, फिगर ए एंड बी शोज 2 लॉन्ग वायर्स, और उनके एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस दिए गए हैं ए और बी, और जिसमें रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी, और उसमें करंट कैरी कर रहा है आई, जो कि क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है आर रेडियस के करस्पॉन्ड वो खींचा गया है, यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो ऐसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपने कई बार खींचा है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ होता है वो सिंपली आप जानते हैं कि कैसा बनता है। वो ग्राफ कुछ इसी तरह से बनता है कि इनसाइड में वो लीनियर होता है और बाहर जाने पर वो डिक्रीज करता है किसी भी सॉलिड वायर के बाहर। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है यहाँ पर आर वेरिएशन के साथ में। ये जो पीक पॉइंट आता है वो उसका सरफेस होता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था जिस पर ये ग्राफ बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिक्कतें हैं वो इस जो पीक पॉइंट है उसको लेकर है। कहीं पर वो एक साथ आ रहा है, कहीं पर ए का बाद में है बी का पहले है, कहीं पर ए का पीक पहले आ रहा है बी का बाद में आ रहा है, कहीं पर ए का पीक पहले आ रहा है बी का पीक बाद में आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही ग्राफ दिख रहा है। और कहीं पर उसकी ऊंचाई में अंतर है, कभी ए का ऊंचाई ए के ऊंचाई 3 में ज़्यादा है और डी में जो है वो बी की हाइट ज़्यादा दिख रही है।
तो इसमें जो हाइट है मतलब पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पीक कहाँ पर अपीयर होगा इसको लेकर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो हम ध्यान देंगे कि हमने कॉन्सेप्ट पता कर लिया है कि भाई रेडियस आर पर ये होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो पीक के रिगार्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले ही जुटा लेंगे। तो पहले क्या गिवन है, डेटा चुनते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है स्टेप उस पर गौर करें। सबसे पहले क्या गिवन है, a इज लेस देन b गिवन है, मतलब कह रहे हैं कि जो a की रेडियस है वो b से छोटी है और करंट सेम है। ये भी देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशन, दोनों में सेम करंट ही कैरी हो रही है। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस जो होगा वो क्या होगा, जरा गौर करें। मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो अगर पहले वाले ए वाले के लिए लिखा जाए तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए होगा, और दूसरे वाले के लिए अगर हम लिखने जाएं तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई बी। अब सिंस जब जरा देखिए ए बड़ा है बी से, सॉरी ए छोटा है बी से, तो ये बताता है कि बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, यानी कि पहले वाले का पीक हाई होगा। तो पीक ऑफ ए इज ग्रेटर देन पीक ऑफ बी। तो पहले कुछ एनालिसिस हो गया कि ए का पीक बी से ज़्यादा होगा, लेकिन उससे एनालिसिस नहीं हो रहा है क्योंकि ए का पीक यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो अब किसका पीक पहले आएगा, अब इस पर सवाल है। पहले वाले में देखिए दोनों पीक पहले एक साथ अपीयर हो रहे हैं, दूसरे वाले में बी का पीक पहले है, ए का पीक बाद में है, तीसरे वाले में ए का पीक पहले आ रहा है और बी का पीक बाद में आ रहा है। तो बी इज अ डिस्टेंस और बी बड़ा है, तो इस लाइन पर बी बड़ा है, तो बी यहाँ पर देखिए बी ये है, ए ये है, यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर दिख रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि बी ये है और ए ये है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसका दूसरे में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है ए इज लेस देन बी, पीक ऑफ ए विल अपीयर बिफोर बी। क्योंकि ए बी से छोटा है इसलिए जो ए का पीक मतलब ए का पीक होगा वो क्या हो जाएगा, पहले अपीयर होगा और बी का पीक बाद में अपीयर होगा। तो उस बिहाफ पर यहाँ दोनों साथ में अपीयर हो रहे हैं, कैंसिल आउट, यहाँ बी पहले हो रहा है, कैंसिल आउट। यही ऑप्शन हमारा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट चॉइस करने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे हैं कि एक इंसुलेटिंग थिन रॉड है जिसकी लंबाई एल दी है, इन्फॉर्मेशन निकालते चलिए। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट की गई है, याद रखिएगा, फिर भी हम इसे लैम्डा मानकर ही चलेंगे। ये रॉड किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एंड के अबाउट क्या की जा रही है, रोटेट की जा रही है, और ये एन रोटेशन पर सेकंड परफॉर्म कर रही है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है जो कि टाइम एवरेज्ड हो, ऐसा ये बता रहे हैं कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब जरा देखिए, अगर इस रॉड के बारे में डिस्कशन किया जाए तो कह रहे हैं रॉड है जो कि चार्ज है और चार्ज रॉड ऐसे घूम रही है, तो इसके रोटेशन की वजह से जरा सोचिए क्या हो रहा होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर करंट जनरेट हो जा रही होगी इस सर्कल में, इस सर्कल में जब करंट जनरेट हो जा रही होगी तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो कोर फॉर्मूला होता है वो हमें पता रहना होगा कि m बराबर होता है करंट इंटू एरिया। पहली चीज, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया आपके दिमाग में चलना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि करंट में चार्ज जब घूमे तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, Q इंटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि करंट ये होता है जब चार्ज घूमती है और मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है। बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी हो जाती हैं, उनकी चर्चा बाद में होती है, पहले ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में चल रहे हैं हमारे। अब एक रॉड ले ली जिसका लेंथ L है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो भी फ्रेम कर लेते हैं, और ये एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट करना शुरू कर रही है अपने एक एज के अबाउट। अगर ऐसा हो गया तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि इसमें सब पूरा चार्ज है। जब ये सब पूरा चार्ज है और चार्ज घूम रहा है हमारे सर्कुलर पाथ पे, तो ये इस पूरे रिंग में, रिंग एरिया में जो यहाँ पर सर्कल तैयार हो रहा है उसमें हर जगह करंट फ्लो करा रहा होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है। हमें कुछ कुछ चीज़ें बस कैलकुलेट करनी होंगी। जहाँ पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ वाली चार्ज के करस्पॉन्डिंग कुछ अलग करंट आएगी, यहाँ वाले की कुछ अलग आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का जो अच्छा तरीका है, जैसे इंटीग्रेशन मेथड हम लोग लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट चुनते हैं जिसकी दूरी कुछ x ले लेते हैं और इस पर कुछ लंबाई ले लेते हैं dx। अब इस चार्ज का, इस छोटे से चार्ज dq का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें और फिर पूरी रॉड के लिए उसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम यही सारा काम करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज की गई है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एक छोटा सा चार्ज निकालना होगा। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट dx, मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो dq है। अब इस dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू लेंथ में मौजूद चार्ज की बात की जा रही है, तो लेंथ में लीनियर चार्ज डेंसिटी को सीधा आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, इस dx से।
तो हो जाएगा हमारा रो नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। दिस इज अवर स्मॉल चार्ज एलिमेंट। अब अगर ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा n रोटेशन पर सेकंड से, तो उसकी वजह से कुछ करंट जनरेट होगी, तो उस dq के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी उसे भी हम स्मॉल करंट मानेंगे। स्मॉल करंट ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली वो छोटी सी करंट जिसे आप डी कहने वाले हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, डी क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, दैट इज रो नॉट एक्स बाई एल डी एक्स इंटू एन। तो ये हमारी डी हो गई। अब इस डी के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन उसके लिए हमें एरिया चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट, अब जरा देखिए एरिया आप कैसे निकालने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना है हमें। मैग्नेटिक मोमेंट पहले छोटा सा dm करते हैं, डी आई इंटू ए करते हैं, एरिया आपने किस कर लिया तो सब कुछ किस कर लिया। जरा सोचिए, जब ये रॉड घूम रही होगी तो इसका छोटा वाला हिस्सा तो किसी छोटे सर्कल में घूम रहा होगा। अगर उस सर्कल का हम पूरा एरिया ले लें तो उसी के अंदर मौजूद करंट तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रही होगी जो डीएम वाला हिस्सा है। तो बस वही एरिया आपको चुनना है। अब उस एरिया की वैल्यू क्या आप लिखने वाले हैं, एरिया इज नथिंग बट पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स रेडियस वाला ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है। सारी डिटेल मिल गई है, रख दीजिए, लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। रो नॉट एक्स बाई एल डी एक्स इंटू एन और एरिया की वैल्यू पाई एक्स स्क्वायर। जितने वेरिएबल है उनको एक साथ करें, कांस्टेंट को एक साथ करें, वेरिएबल एक ही है एक्स, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स शुड बी एक्स क्यूब, और यहाँ आ गया डी एक्स, ये आ गया डी एम। अगर हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दें 0 से m और 0 से l के लिए, पूरी लेंथ के लिए इसे इंटीग्रेट करें तो इधर तो m बन जाएगा, इधर लिखा जाएगा रो नॉट n पाई l एंड दिस शुड बी x की पावर 4/4, लिमिट वेरिएशन 0 से l कर दें, और जब इसको फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी पाई n रो बाई l एंड दिस विल बी l की पावर 4/4। l एक कैंसिल आउट करें और हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ जाएगा m की वैल्यू पाई n रो डिवाइड बाई 4 एंड l क्यूब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस बन जाए। तो देखा बच्चों, आज हम लोगों ने सॉल्व किया ये जो कॉम्प्लेक्स पेपर था, इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, स्टेप्स सभी को फॉलो करना होगा, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इस तरह के पेपर को लेकर। एक यहाँ पर खास बात और है आपके लिए कि कितना भी प्रॉब्लम आपका देखा हुआ है, आप एग्जाम हॉल में उसे ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो वही वर्ड ट्रैप का कारण बनेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत करने वाली हैं वही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वर्ड ट्रैप का आप अगर शिकार बनते हैं तो आपकी आई हुई प्रॉब्लम, आपको आती हुई प्रॉब्लम गलत हो जाने वाली है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कुछ टेस्ट सीरीज हो रही हैं उनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा हार्ड लगी। थैंक यू।